नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। ये लाइब्रेरियन का पेपर है। लाइब्रेरियन है ना भाई, लाइब्रेरियन का पेपर है और वो भी ग्रेड 2 का है। और आज ये एग्ज़ाम लगी है 16 16 16 तारीख है ना, 2 और 2025, यानी 16 फरवरी 2025, 16 फरवरी 2025 को आज ही लगी है। अब इसकी आंसर की तो आई है नहीं है, क्योंकि आज ही एग्ज़ाम लगी है। तो अपन इसको पेपर को देखना अपना मेन मकसद है। मेन मकसद है कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, ये है बात। अब एक बार आप पढ़ लेंगे इसको, इसके बाद में जो ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, तब इसको अच्छी तरह से संशोधन कर अच्छी तरह से इसका रट्टा मार लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही फैक्ट आते रहते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अब ये तो करना मत कि भाई ये नहीं है यार, वो नहीं है यार, वो फलाना ढिकाना, उससे कोई लेना देना है नहीं है। क्योंकि अपन को सब ये देखना है कि भाई पेपर आया किस प्रकार का है, अपन कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो ऑफिशियल आंसर किया है तो फिर दोबारा से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना। लाइब्रेरियन सेकंड का पेपर है, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का पेपर है ये। चलिए भाई, सूची फट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए तथा दिए गए कोड से दिए गए कोड से कीजिए। जब देख भेड़ का तो सोनाड़ी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गोवंश ये गिर है ना, गिर सही है, गोवंश गिर। ऊँट बीकानेरी है और बकरी बरबरी है। वैसे बकरी और वैसे बरबरी, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये 100% सही है। भेड़ सोनाड़ी है ना, भेड़ ड़ से सोनाड़ी, ठीक है ना। और चनोथर, चनोथर वो इस प्रकार की नस्ल है जिसके क्या है कि जो कान है ना, कान, ठीक है ना, कान है ना, उनके कान वो चढ़ते हुए ज़मीन में टिकते हैं, ठीक है ना, यानी कि भूमि को छूते हैं, ज़मीन में टिकते हैं। वो चनोथर है, यानी कि चढ़ते हुए उनके जो कान हैं वो ज़मीन में टिकते हैं। वो किसकी नस्ल है? शायद वो भेड़ की ही है, ठीक है। भारतीय मेरिनो किसको कहा जाता है? अमेरिका की नस्ल है मेरिनो, जो भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है, ध्यान नहीं आ रहा है ना। भेड़ की नस्ल है वो भी। तो भेड़ का सोनाड़ी, गोवंश का गिर हो गया भाई, है ना। गिर कहीं है ये मत कर देना, कौन सा भैंस मत कर देना, गिर, गोवंश गिर, है ना। भैंस मत कर देना गिर का, गोवंश ये भी है। ये क्या, वो तो है ना बदावरी, वो बदावरी वो भैंस है, वो अलग है बदावरी, ठीक है ना, बदावरी। वो बदावरी जो वैरायटी है वो भैंस की है, भैंस है बदावरी, वैसे भैंस। अब ये जो है गोवंश है ये, ठीक है, गिर। तो भेड़ को सोनाड़ी, गोवंश गिर, ऊँट बीकानेरी और बरबरी बकरी बरबरी। भेड़ सोनाड़ी, भेड़ है सोनाड़ी, गोवंश गिर, ऊँट बीकानेरी, बकरी बरबरी। राजस्थान में ओरण क्या है? चल बता क्या है ओरण। जब पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन, है ना, पर पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन ओरण, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि ओरण, पूर्वी राजस्थान के चारागाह है। यार अपन ओढ़ते हैं खेतों में, है ना, जैसे कि जो भूमि में जो खेत में जो ट्रैक्टर के माध्यम से जो शीशे वगैरह ओढ़ते हैं ना, वो तो नहीं है ये ओरण। तो पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन, पश्चिमी राजस्थान बंजर भूमि, हाँ ये चारागाह हो सकता है भाई, है ना, पूर्वी राजस्थान के चारागाह है, हाँ सही है, ये सही हो सकता है, पूर्वी राजस्थान के चारागाह है। ये बंदे ने कर रखा है भाई, ठीक है, पूर्वी राजस्थान के चारागाह है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमश थे। क्या बोल रहा है? अधिकतम और न्यूनतम, बात शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले। जब अधिकतम और न्यूनतम, जब अधिकतम में शहरी की बात है, क्या बताना है अपन को? लिंगानुपात बताना है, वो भी बाल लिंगानुपात बताना है, और वो भी शहर का। जब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है ना, अधिक अधिकतम देख पहले तो, सबसे ज़्यादा अधिकतम लिंगानुपात बालकों का नागौर, टोंक, बीकानेर, नागौर आई समझ में। और सबसे न्यूनतम धौलपुर। जब ये बीकानेर तो नहीं है, टोंक भी नहीं है, ना बीकानेर ये नहीं आएगा ना, नागौर,
नून ये राजस्थान में अधिकतम अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंग अनुपात। तो शहर में अगर सबसे कम लिंग अनुपात है बाल में तो बीकानेर, जैसलमेर, धौलपुर 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 है ना। जब ये दो ऑप्शन को तो हटा ही दे एकदम बिल्कुल। अब रही बात किसकी, बीकानेर धौलपुर या नागौर धौलपुर। नागौर 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 नागौर। तो क्या बीकानेर में अधिकतम नहीं, ये पढ़ा नहीं है भाई बीकानेर, यही है शायद है ना। नागौर और धौलपुर ये तो पता है, धौलपुर में सबसे कम लिंग अनुपात है, बालक की बात कर रहा है ना। और अधिकतम ये नागौर ही होगा है ना, बीकानेर नहीं नागौर ही होगा। हाँ नागौर ही है शायद। ठीक है, नागौर और धौलपुर ही होना चाहिए भाई, नागौर और धौलपुर। ठीक है ना, नागौर और धौलपुर। बिलाली तथा बरवाड़ा है उत्तरी अरावली की चोटियाँ। दर्रे मध्य अरावली की। बिलाली बिलाली ये जयपुर की है, आई समझ में। जब जयपुर की है ना ये बिलाली, तो जयपुर आएगा। उत्तरी अरावली की चोटियाँ, दक्षिणी अरावली की चोटियाँ नहीं आ रही है। उत्तरी उत्तरी नहीं है यार ये भाई। जैसे कि ये अपनी अरावली है, ये अरावली है, ये दक्षिण में हो गई, ये मध्य में हो गई, ये उत्तर में हो गई। अब उत्तरी अरावली का मतलब तो ये है कि बिलाली इधर है, शेखावाटी वगैरह इधर का एरिया में है नहीं। अपन को जयपुर करना है। अब जयपुर मध्य में है, जयपुर अजमेर वगैरह, तो मध्य अरावली की चोटियाँ, बरवाड़ा है ना। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, तो ये भी तो मध्य ही है। ठीक है ना, यूँ से यूँ चल रही है। जब ये दक्षिण, ये मध्य और ये उत्तर। जब बिलाली जयपुर की है, ये सही है बिलाली है ना, यानी कि लाली, लाली जयपुर में है, तो सही है भैया। ये सही नहीं है, ये है ये मध्य अरावली की चोटियाँ होना चाहिए इसमें, मध्य अरावली की चोटियाँ होना चाहिए इसमें, बिलाली तथा बरवाड़ा। क्योंकि बिलाली का पता है कि भैया जयपुर में है, यानी कि लाली जयपुर में है। लाली कन्या का नाम वैसे याद कर सकते हैं, तो लाली जयपुर में है, तो बिलाली जयपुर। और ये चौथ का बरवाड़ा ये भी तो मध्य में होना चाहिए ये है ना। और देख लेना भाई, अपन ये नहीं है कि भाई चल अपन ने मोहर ही ठोक दी कि नहीं ये यही है। ये मोहर तो तब ठोकेगी जब है ना ऑफिशियल आंसर की आएगी तब। सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में है। सोनालिका, सुनहरी, सुनहरी चावल है, चावल है क्या, चावल तो है नहीं है। जब चावल है नहीं है तो फिर गोल्डन, गोल्डन किस्म होती है किसकी, चावलों की। 65 रुपये किलो देते हैं, काफ़ी महंगे देते हैं वो। लेकिन ये तो गोल्डन, गोल्डन तो सुनहरी, तो इसमें चावल तो है नहीं। अब चावल अगर नहीं है तो गेहूँ ही आएगा है। सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल, हाँ सही है। क्योंकि जो गंगा का जो क्षेत्र है ना, वहाँ ज़्यादातर गेहूँ ही बोए जाते हैं, आई बात समझ में। तो ये हिसाब से ये गेहूँ ही होना चाहिए। अगर चंबल होता ना तो फिर अपन का चावल होता तो फिर कंफ्यूज होते। हाँ तो ये गेहूँ ही है इसमें गारंटी से। सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में हैं। सोनालिका, गंगा, सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में गेहूँ की। निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिले में स्थित सुमेलित नहीं है। सीमेंट उद्योग जिले में स्थित और सुमेलित नहीं है। सीमेंट उद्योग और जिले में स्थित। जब ACC मंगलम कोटा से ही है ना, ACC बूंदी, बिरला भाई सीमेंट नागौर, राजश्री सीमेंट नहीं 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 नहीं, ये इसमें सिस्टम बन रहा है भाई। देख सीमेंट उद्योग जिले जब ACC, जब है ना राजश्री सीमेंट, तो ये उदयपुर से ही है यार राजश्री तो। बिरला वाइट सीमेंट, गोटन, गोटन, बिरला वाइट भाई सफ़ेद सीमेंट है। तो नागौर ये है, मंगलम कोटा, ACC।
है ना। यहाँ तो 4 है और यहाँ 1 है। अब देख ले तू कौन सा है इसमें। राजश्री तो उदयपुर है यार। नहीं नहीं, राजश्री तो उदयपुर ही करेंगे अपन। तो क्या ACC है शायद इसमें, गारंटी से ACC। ये चित्तौड़गढ़ तो नहीं है ACC। हाँ ये ACC है इसमें, है ना। मंगलम सीमेंट ये कोटा सही है, बिरला वाइट सीमेंट नागौर सही है, इनमें कोई वो नहीं है ना। मंगल सही है, बिरला वाइट सफ़ेद सीमेंट की बात है ना, गोटन नागौर ये सही है। अब राजश्री सीमेंट ये उदयपुर सही, ये होना चाहिए इसमें ACC सीमेंट बूंदी। ठीक है, तो मंगलम सीमेंट कोटा है ना, मंगलम है ना कोटा, बिरला वाइट सीमेंट नागौर, राजश्री सीमेंट उदयपुर, ACC सीमेंट बूंदी। बूंदी नहीं है शायद। और देख लेना भाई, और तो आंसर क्या आएगी तब देखेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है, आ जाएगी 2-4 दिन में आंसर की। और क्या यहाँ पर शाम की कर देंगे क्या, तो RS की तो शाम की जारी कर दी थी। कौन सा कथन सही नहीं है। 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई। ये तो पता है अपन को, झुंझुनू ऊ की मात्रा है, पुरुष से ऊ की मात्रा है, ऊ से ऊ मिला है ना, तो झुंझुनू पुरुष के मामले में टॉप है, ये कतई सही है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी नहीं, कोटा है इसमें। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही, ये सही है, A और C सही है। एक मिनट बता, सुन जा, रुक जा। ए बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो ही नहीं है देखने वाला, तो ठीक है ये। अब प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ नहीं है यार, वो है वो कौन सा, जालौर। आई समझ में, गुमराह कर रहा है ये। हाँ ये गुमराह कर रहा है भाई, पागल बना रहा है अपन को। सबसे कम पुरुष साक्षरता जालौर है, हटाए, ये गलत है। अब 2000 जयपुर में नहीं है ये, आई समझ में। एक बार भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वो अलग तरीके का सा था कि बताइए निम्नलिखित कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा है, और ही अवरोही में कीजिए। कोटा है इसमें, तो ये यही आना चाहिए इसमें गारंटी से। सही है सही है, कतई में जाए। चल, और आंसर क्या आएगी जब तो देखेंगे ही अपन। एक कर रहे हैं भाई अपन। कौन सा कथन सही नहीं है, तो B और C नहीं है, तो सही तो किया है बंदे ने। हाँ बंदे ने एकदम संट किया है। ये जिले में साक्षरता दर थी नहीं थी, कोटा में थी। प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही नहीं, ये जालौर में थी। तो B और C, हाँ तो ये सही है, इसमें सही किया है इसने, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ना सही नहीं है, जबकि सही सिर्फ यही है। तो पुरुष के मामले में झुंझुनू है, ऊ की मात्रा है, ऊ पुरुष है। महिला के मामले में कोटा है, और साक्षरता कम मामले में भी कोटा है। और सबसे कम पुरुषों के मामले में जालौर है, चाहे वो तो पुरुष के मामले हो चाहे महिला के मामले में हो, जालौर है सबसे कम लिंग अनुपात धौलपुर है। निम्न में से कौन सी नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में विसर्जित करती है। जब देख, ये अपना प्यारा, हाँ सही नहीं बना यार, ये अपना प्यारा भारत है, नीचे का हिस्सा है ना। जब ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। अब जब विसर्जित करती है खंभात की खाड़ी में, ये बताना है। अरब सागर से ऊपर है खंभात की खाड़ी। जब देख, यहाँ खंभात की खाड़ी है, इधर कच्छ की खाड़ी है। ध्यान देना इस बात पे, है ना। ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये खंभात की खाड़ी, वो गुजरात का वो है ना, वो ये ऐसे है ना। ये खंभात की खाड़ी, ये वाकई खंभात की खाड़ी, वाह, बंगाल खाड़ी, अरब सागर, खंभात की खाड़ी यहाँ है, कच्छ यहाँ है, कच्छ गुजरात में, ठीक, यहाँ है खंभात की खाड़ी। जब भाई साहब साबरमती है एक, तो ये सही है इसका, है ना। और माही है, सही है। पश्चिम बनास नहीं आएगी इसमें, पश्चिम बनास इधर आएगी, चंबल में बनास, है ना। A C सही है, बंदा इंटेलिजेंट है भैया, A और C सही है।
ठीक भाई। पर्यटन स्थल और अवस्थिति, जब लोहागढ़ तो भरतपुर है, और स्वर्णकोठी टोंक है, और दिलवाड़ा बाड़मेर, दिलवाड़ा माउंट आबू, है ना, दिलवाड़ा सही है, दिलवाड़ा माउंट आबू, कैला देवी करौली, सभी सही है। तो लोहागढ़ भरतपुर, स्वर्णकोटी टोंक, दिलवाड़ा, है ना, माउंट आबू, वो है ना, वो किराड़ू है, वो किराड़ू है, किराड़ू, किराड़ू डे 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 से बाड़मेर, है ना, डे से बाड़मेर, किराड़ू डे डे से बाड़मेर है। आई बात समझ में। ये दिलवाड़ा माउंट आबू है, दिलवाड़ा माउंट आबू, है ना, किराड़ू डे डे से बाड़मेर है, दिलवाड़ा माउंट आबू है। लोहागढ़ भरतपुर, स्वर्णकोटी टोंक, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, कैला देवी करौली। 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? जब 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, अब जब 50 है ना, जैसे कि अपन मान लेते हैं कि भाई ये अपना राजस्थान है भाई, ये अपना राजस्थान है। अब 50 की है ना, वो तो बराबर से वो करती है, जैसे कि अरावली है ना, तो यहाँ से 50 रख ले, ये 50 बराबर सेंट वो उसमें बराबर भागों में विभाजित करती है। जब अब समस्या ये है कि भाई जैसे कि हाँ, तो जैसे कि अगर ये 50 है तो इधर 40 30 20 ऐसे आएगा, तो अगर इधर है तो इधर आएगा 60 70 80, है ना। हाँ सही है, सही है, सही। जब अब इसमें क्या बताना है अपन को, 60 सेंटीमीटर। जब जैसे कि ये अरावली है ना, जब अरावली के पास में आ गए, जब अरावली के पास में आ गए तो देखें सवाई माधोपुर तो ज़्यादा इधर हो जाएगा ना, जयपुर ले लें, और राजसमंद और अजमेर, तो जयपुर ले लिया, राजसमंद ले लिया, अजमेर ले लिया, सही है। सवाई माधोपुर तो फिर ज़्यादा इधर हो जाएगा भाई, ये है बात। सही सही सही, ये सही है यार इसका, और देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर सवाई माधोपुर, हाँ ये सही है इसका, ACD। और आंसर क्या आएगी जब देख लेंगे। अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? सही है, ये तो हरिनारायण शर्मा। शालिग्राम, है ना, मास्टर भोलानाथ, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, ये और का तो पता नहीं है, लेकिन हरिनारायण ये अलवर सही थे, हरि और नारायण। वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? अलवर, वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? हरिनारायण शर्मा है, हरिनारायण। बेंगू से आगे चलते हैं। मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? जब बनेड़ा, रिया, घाणेराव, भिणाएँ, ये पता नहीं है यार, अपन पे नहीं आता है बिल्कुल भी। मारवाड़ चित्रकला शैली की बात कर रहा है ना, कि ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? जब घाणेराव तो सही है ना, भिणाएँ भी सही है, ये सही है। बनेड़ा तो रिया, देखें तो बात बताऊं, या और या एकदम सही है भाई, समझ में। मारवाड़ चित्रकला की बात कर रहा है, घाणेराव भिणाएँ, ये तो सही है। अब बनेड़ा, ये भी यार इसमें ही आएगा गारंटी से, ये रिया लगाएगा, रिया, रिया, हाँ रिया होना चाहिए यार इसमें, रिया होना चाहिए भाई इसमें, ठीक। आगे चलते हैं, है ना भाई। बनेड़ा तो है इसमें, भाई समझ में, ये तो है,
रिया होना चाहिए इसमें, घाणेरा, भिणाय और बनेड़ा। और देख लेना पुस्तक और लेखक। जब चल बता, ये पुस्तक है और ये लेखक है। अवतार चरित्र, अवतार चरित्र नरहरि। और रामगुण सागर, विनय मालिका, अणभेणा, अणभेणावी। नहीं यार, अपन पे नहीं आता भाई ये, इसने ये कर रखा है 3-1-4-2। अवतार चरित्र किसकी रचना है? नरहरिदास की। और राम गुण सागर किसकी है? प्रताप कुबरी की। विनय मालिका किसकी है? दयाबाई की। अणभेणा, अणभेवाणी, रामचरण जी। दोबारा देखते हैं, ये जोर का क्वेश्चन है यार। इधर पुस्तक है, इधर लेखक है। अगर ये इसने इतने कॉन्फिडेंस से कर रखा है और जब पूरे ही कर दिए हैं तो ये सही होगा, नहीं है क्या? हाँ सही है, और ये सही भी लग रहा है ये। जैसे कि ये अवतार चरित्र, अवतार चरित्र नरहरिदास, राम गुण सागर प्रताप कुबरी, विनय मालिका दयाबाई, अणभेणावी, अणभयवाणी, अणभयवाणी रामचरण जी। और आंसर किया एकदम देख लेंगे भाई, वैसे विश्वास करना गलत है किसी पे। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? छियालीस है यार, जुलाई 1946। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासत विभाग की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1947। पता नहीं भाई यार, जुलाई 1947। अब विभाग को तो 46-47 ही है, नहीं ऑप्शन भी सही दिया था यानी जुलाई और अक्टूबर, 46 और 47। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान रियासत विभाग की। सही है, शायद ये जुलाई 1947 है ना, जुलाई 1947, जुलाई 1947 है। पता नहीं भाई, देख अपन को तो यार जुलाई 1947 है या फिर जुलाई 1946 है, देख लेंगे भाई। फिर सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? ये तो भाई जा रहा है, आधा जा रहा है। रियासतों में उत्तरदायी सरकार के लिए टू स्टेबलाइज रिस्पॉन्सिबली गवर्नमेंट इन द प्रिंसिपल स्टेट विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड। रियासतों में उत्तरदायी सरकार के लिए ना सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा, राजस्थान सेवा संघ, सदविद्या प्रचारणी सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजस्थान सेवा संघ। रियासतों में उत्तरदायी सरकार के लिए सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? राजस्थान सेवा संघ। क्या ही पता भैया, राम भरोसे है बात। ये सभी बढ़िया ही लाग रहे हैं हमको तो। क्या राजपूताना मध्य भारत सभा है या सदविद्या प्रचारणी सभा है? राजपूताना मध्य भारत सभा, सद ये तो आएगा नहीं है ना, ये दो ही को तो हटा ही दे। राजस्थान से मारवाड़ हितकारिणी सभा है ना। रियासतों में उत्तरदायी सरकार का सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा गठन किया गया? अपन तो राजस्थान सेवा संघ कर रहे हैं भैया, देख लेंगे कुछ होगा जो है ना। राजस्थान में वर पक्षों का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को कहा जाता है? राजस्थान में वर पक्ष का
वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? बत्तीसी नूतना। ये वो नहीं है यार, मुकलावा तो घोड़ा को बोलते हैं यार, मायरा भात को बोलते हैं। अब करें तो क्या करें, मधुपर्क वो तो नहीं भाई, मुकलावा तो घोड़ा को बोलते हैं यार। जैसे कि विवाह के पश्चात जब वो वधू जाती है पहली बार, है ना, तो शायद वो होना चाहिए बत्तीसी नमूना। तो बत्तीसी नमूना थे तो वो भी नहीं है, यही आएगा ये गारंटी से, मधुपर्क। चोर का क्वेश्चन है भाई, मधुपर्क आंसर किया जाएगी जब दोबारा से अच्छी तरह से घोटा मारेंगे इसका, है ना। चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर, समुदिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः, यही है तुलजा भवानी मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ किले में ही है ये तो पता है। मीरा मंदिर अलग है, कालिका माता मंदिर है, समुदिदेश्वर मंदिर, समुदिदेश्वर है ना, यहाँ तो यह है ना भैया, यहाँ है। मूलतः एक सूर्य मंदिर था। तुलजा भवानी मंदिर जैसे कि वो चित्तौड़गढ़ है ना, और वो क्या है, वो पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, उसके जस्ट उसमें है वो तो। लेकिन अपन से ये पूछ रहा है सूर्य मंदिर की यार। हाँ तो तुलजा भवानी मंदिर था शायद ये, है ना, तुलजा भवानी मंदिर। यहाँ पर समिति यही है ना, क्या तो एक है या यहाँ पर दो है, ठीक, एक है या दो है हमें, ये तो पता है अपन को कि भाई चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी मंदिर है, वो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये एकदम करेक्ट। लेकिन बात ये की आ रही है कि सूर्य मंदिर था, ये होना चाहिए यार, समुदिदेश्वर मंदिर, मंदिर कालिका माता मंदिर, ठीक है भाई, समुदिदेश्वर मंदिर हो सकता है इसमें। तुलजा भवानी मंदिर नहीं, ये तो है पता है, ये तो चित्तौड़गढ़ में, बात सूर्य की है, समुदिदेश्वर मंदिर हो सकता है। जालौर के सोनगढ़ चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, ये तो सही है। जालौर के सोनगढ़ चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालौर है ना, जालौर सोनगढ़ चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, कानड़देव जालौर, सही है, कीर्तिपाल, कीर्तिपाल सही है। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? बाबूजी तो ऊँटों से संबंधित है, इनका कोई दोहराया नहीं है ना। अब गोगाजी, हरभूजी, तेजाजी, यार जोतते समय है, खेत जोतते समय तेजाजी, तेजाजी, यहाँ पर हरभूजी पता नहीं। निम्न से किसके द्वारा 18 सितंबर क्रांति के दौरान तेजाजी कर रखा है इसने? तेजाजी की मेला भरता है परबसर में, गोगाजी दतेरवा, बाबूजी ऊँटों के। निम्न से किसके द्वारा, हरभूजी तो नहीं है, पता को नहीं भाई, बगैर अता पता बताना गलत है। निम्न से किसके द्वारा 18 सितंबर क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को तैता टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई? निम्न से किसके द्वारा 18 सितंबर क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तैता टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई? अमरचंद भाटिया, सही है ये तो, अमरचंद भाटिया। तो क्या तेजाजी सही है, क्या कीर्तिपाल सही है, और तुलजा भवानी, समुदिदेश्वर मंदिर हो सकता है इसमें, मधुपर्क हो सकता है इसमें, और राजस्थान सेवा संघ हो सकता है इसमें। चलो ना पढ़ लेते हैं और फिर आंसर किया जाएगा, जब देख लेंगे। लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति देश है समझी जाती है, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। ए और आर दोनों प्रत्येक सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों प्रत्येक सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलो अपन भी यही कर देते हैं ना,
लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती है। वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। ठीक है भाई, लालदासी संप्रदाय। किशनगढ़ की फलकुबाई किस नृत्य से संबंधित है, संबंध रखती है? फलकुबाई। फलकुबाई भभई किशनगढ़ की है ना, किशनगढ़ जब बूंदी। ये फलकुबाई किस नृत्य से संबंध रखती है? फलकू। ये भभई होना चाहिए यार। कच्ची घोड़ी नृत्य से कावटी है ना, ये तो आएगा नहीं। फलकुबाई चरी या भभई? फलकुबाई, फलकू, भभई। भभई कर रहे हैं अपन तो, होगा कुछ होगा जो। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संबंध में कौन से कथन सहते हैं? टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धाका बोलने की योजना बनी। टीका दौड़ की रस्म के बहाने पहली मुगल चौकी मंडल थी। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए। जब पता नहीं है तो प्रोक्त सभी करने में फायदा है। टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई, ये तो सही है। जब अगर ये सही है तो पहली मुगल चौकी मंडल थी। ठीक है। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए। चल, तीनों ही सही लग रहे हैं। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील एवं दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील एवं दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील एवं दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ के शासक के काल में प्रारंभ हुई? प्रताप। पता नहीं है, राज सिंह तो नहीं है। यहाँ पर शिलादित्य। आगे चलते हैं। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते पर प्रस्ताव भेजा था? खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से, बाबर ने है ना, किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौता प्रस्ताव भेजा था? सलहदी तंवर, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, चंदेरी के मेदिनी राय, मारवाड़ के राव गंगा, रायसेन के सलहदी तंवर। जब वो सलहदी तंवर तो राणा की साइड से लड़ रहे थे ना, तो ये फिर कैसे चंदेरी के मेदिनी राय? ये नहीं है ना। और डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, ये तो नहीं है उदय सिंह। जब देख, मेदिनी राय थे चंदेरी के शासक, राव गंगा मारवाड़ के है ना, रावल उदय सिंह डूंगरपुर के, रायसेन सलहदी तंवर, रायसेन शायद ये हो सकता है इसमें 3। सलहदी तंवर तो वो साथ में लड़ा था जो है ना। चल जाने दे। खलकनी माता गधा मेला जयपुर के जिले के किस गांव में आयोजित? अब ये तो पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है, गधा मेला भावगढ़ बंदा है, ये सही है। ठीक है ना। खलकनी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया गया? भावगढ़ बंदा। अमरचंद भाटिया सही है, और ये भी सही है ना। फलकुबाई, फलकुबाई यार भव्य नृत्य, देख लेंगे इसको ना। और प्रताप की बात कर रहा है, रायसेन के सलहदी तंवर, खलकनी माता ये भावगढ़ बंदा, ये तो सही है। सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे?
सूरत खाना सही है। चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे, है ना, सूरत खाना सही है, सूरत खाना। सवाई जयसिंह के द्वारा। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, गणेश्वर, कालीबंगा, बैराट, आहड़। आहड़। कीचक का महल। क्यों बैराट क्यों नहीं है इसमें, इसमें बैराट क्यों नहीं आ सकता, कीचक का महल? क्योंकि जो ये कीचक है ना, कीचक है, ये कीचक वही था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ यानी कि विराट नगरी। विराट नगरी जब वो अज्ञातवास निकाला था ना वो पांडवों ने 1 साल के लिए, तो उस समय द्रौपदी के साथ में अभद्रता की थी इन्होंने। तो भाई बात तो ये बैराट की तो है ये। हाड़ तो फिर अलग है, हाड़ तो उदयपुर है, बैराट होना चाहिए इसमें। एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, राज्य व जागीर की कचहरियों न्यायालयों का बहिष्कार, भीलों व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान। ये ए और न से सही है, हाँ ये सही है ना। उस समय तो ये कचहरी वाली बात ही नहीं थी भाई, एक ही से संबंधित थे, मोतीलाल, एक ही मोती। ठीक है, सही है, ए और से। महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे, महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे, मानिक चंद, गोवर्धन दास, गोविंद दास, कल्याण दास। महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है, जयपुर में फेमस मंदिर है, के वास्तुकार कौन थे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान के लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान के लोक सेवा आयोग द्वारा RPSC द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ये सही है शायद, है ना, सही है, 323। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, 323। राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या है, 15 सही है। अब वैसे तो संशय तो है भाई, लेकिन अब क्या ही करें, लग तो यही रहा है 15, और तो क्या क्या आएगा जनलेखा समिति में। हाँ 15 सही है, और ये 330 सही हो सकता है। जब अगर कन्फर्म नहीं है तो फिर बात करना गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर थे, देवी सिंह भाटी, गुलाब चंद कटारिया। बात 14वीं की है, अब कौन सी चल रही है, लिख रखा है इसने 16वीं 2024। जब 16वीं के कौन है, प्रोटेम स्पीकर वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी। वो तो यार केंद्र में है वासुदेव देवनानी, तो नहीं, वासुदेव देवनानी केंद्र में क्यों है, राजस्थान में ही है। वो है ना लोकसभा अध्यक्ष है, उसमें तो वो है ना, कौन, क्या नाम है वो, कोटा के नाम क्या है उसका, ध्यान नहीं आ रहा है ना। देव सिंह भाटी की बात कर रहा है भाई ये। राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानी जो बाद में भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के नियुक्त किए गए, राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानी जो बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। निम्नलिखित किस बात के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में किस बात के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री
और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है। विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है। बीपी संगलवाद 2010, बीडी चंद्रमोहनवाद 1982, नवाब रेबियावाद 2006, याकूब मेमनवाद 2015। बीपी सिंगलवाद है ना, बीपी सिंगलवाद हुआ था 2010 में, और बीडी चंद्रमोहनवाद 1982 में, नवाब रेबियावाद 2016 में, याकूब मेमनवाद 2015। याकूब मेमनवाद हुआ था 2015, याकूब है ना, याकूब मेमनवाद 2015, नवाब रेबियावाद नवाम है ना, नवाम या नवाब है ना, रेबियावाद 2016, याकूब 15, नवाम या नवाब रेबिया 2016, बीडी चंद्रमोहन 1982, बीपी सिंहवाद। राजस्थान के नियुक्त राज्यपालों को नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तीन कर रहा है ना, जब वसंतराव पाटिल है ना, ये है ना वसंतराव पाटिल थर्ड पे, फिर वसंतराव पाटिल एक, फिर सुखदेव प्रसाद, फिर ओपी मेहरा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्त शासी निकाय है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, यह एक स्वायत्त शासी निकाय है। इसके पास अपना अन्वेषण दल है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, हाँ सही है, दोनों सही है। राजस्थान को कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी हैं? अपन को पता नहीं है भाई ये क्या है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी है। क्वेश्चन कहाँ से दिया है? पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के निम्नांकित में से, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 67 है। निम्नलिखित में किस दिनांक को हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने राजस्थान में राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया? 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024। निम्नलिखित में किस दिनांक को हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया? 31 जुलाई 2024। राजस्थान के किस शहर को कांडे नेस्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवलर अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अवार्ड दिया गया है? राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवलर अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया? ये तो उदयपुर सही है ना, उदयपुर सही है। तो 31 जुलाई का 1 अगस्त 2024। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद्र जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया? सितंबर 2024 की बात आ रही है। निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए है ना, सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल।
सितंबर 2024 में निम्नलिखित में किस लेखक को, सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 की बात है। राजस्थान साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार, दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल किया है भाई इसने। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन 2024, 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्न में किस शहर में आयोजित किया गया। जोधपुर सही है, जोधपुर है। राइजिंग राजस्थान हुआ था ना 9, 10 और 11, ये 12 की बात है। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024, हाँ जोधपुर ये शायद इसमें है ना। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था। जयपुर हो गया यार। देवली टोंक क्यों, ये होना चाहिए यार। 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन देवली टोंक, ये नहीं है क्या इसमें, पता नहीं भाई। राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में से कौन सा सत्य नहीं है। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक सहायता, क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 5 लाख तक पुनर्भरण सहायता, ये 2 और 3 तो सही है। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक अनुदान। जब सुन मेरी बात, ये गलत है, ये 5 लाख का सिस्टम नहीं है भैया, आई बात समझ में। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50%, रुक जा, ये गलत है। ये 2% ब्याज नहीं है, आई बात समझ में। 2% ब्याज अनुदान नहीं है, 8% देती है सरकार, समझ रहा है ना बात को। ये गलत है इसमें, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। एमएसएमई नीति ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, ये नहीं है ना, ये नहीं है, 2% नहीं है। कहने का मतलब ये सही है। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता, ये सही है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन आईपीआर पर 5 लाख तक पुनर्भरण सहायता, ये भी सही है। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक का अनुदान, ये भी सही है। ये तीनों सही है, ठीक। ये एक गलत है। अब एक गलत है तो हाँ, तो एक गलत है तो इसको कर दे। ये 8% है इसमें। 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये मेरे को पता क्यों नहीं है इस बारे में, ये 3 दिसंबर के बारे में। 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा और सिरोही। मुझे क्यों पता नहीं है इसके बारे में, 3 दिसंबर 2024 की बात है। 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर, ठीक है ना। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर, ठीक। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन
सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा और सिरोही। सूजस में होगा ये गारंटी से, इसका उल्लेख सूजस में होगा। 46 के बाद में 47। हाल ही सितंबर 2024 में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हैनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता। हाल ही सितंबर 2024 में, सितंबर की बात है। राजस्थान की अनुया प्रसाद, ये बताइए जो अनुया प्रसाद है वह किससे संबंधित है? वर्ल्ड डेफ है ना। अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता। महिला 10 मीटर एयर पिस्टल। महिला 10 मीटर एयर पिस्टल। हाल ही अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान एवं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की। इस निर्माण के लिए निवेश राशि है, ये ले राशि पूछ ली है, 4406। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान एवं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। राजस्थान एवं पंजाब, अक्टूबर 2022 की बात है। इस निर्माण के लिए निवेश राशि है 4106। पता नहीं यार कौन सा है इसमें, 0606 है, लेकिन ये पूछ लिया, अब क्या करें इसमें। ये तो पता है 06 है। पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने 2024 पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय शूटिंग वॉलीबॉल, ये नहीं है, शूटिंग से है मोना अग्रवाल। उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता तथा पैरालंपिक कोटा हासिल किया। अब ए सही है बिल्कुल। जब अगर ए सही है, बी गलत है, ए और सी सही है, बी सी कहाँ से आ जाएगा? ये बी सी कर रहा है इसमें, बी सी कहाँ से आ जाएगा भाई? बी सी है ही नहीं है, क्योंकि जो मोना अग्रवाल है ना, ये स्पष्ट में लिख रखा है, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल। जब पैरा शूटिंग तो शूटिंग, जब ये वॉलीबॉल का कैसे आ जाएगा? तो फिर भाई वॉलीबॉल का आई कैसे जाएगा ये, अगर ध्यान से अगर देखे जाए तो। कप्तान के रूप में 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। ये इसका पता नहीं है अपन को, ये पता है ना, ये सही है। SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता मोना अग्रवाल 50 मीटर 2024 पैरालंपिक में। SH1 है ना, ये वॉलीबॉल का पता नहीं है। और उन्होंने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता तथा पैरालंपिक कोटा हासिल किया, ये सही है। तो ए और सी सही है, 2 होना चाहिए इसमें, है ना। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को MOU पर हस्ताक्षर किए गए? UAE, हाँ UAE सही है। सऊदी अरब करेंगे इसमें या फिर ओमान करें? बात किसकी आ रही है? अक्षय ऊर्जा की बात आ रही है। सर्वोत्तम पर्वत शिखर सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कोट से कीजिए।
जब माउंट कोजिस्की जिसको माउंट मैकिनले, माउंट एल्ब्रस, माउंट किलिमंजारो, सूची सेकंड महाद्वीप। जब माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो का अपन को पता है, किलिमंजारो, 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 माउंट किलिमंजारो अफ्रीका। हाँ तो ये सही कर रहा है, डी में 2। तो डी में 2 कहाँ है, डी में 2, हाँ तो 1 है, सही है यार ये, है ना, माउंट किलिमंजारो। तो 3 4 1 2। जब देखें ए का मतलब है 3, माउंट कोजिस्की जस्को, कोजिस्की जस्को, कोजिस्की को जैसे की जैसे को, है ना भाई। जब ये है थर्ड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, में से में अमेरिका, है ना, माउंट मैकिनले। फिर माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रुस सही है ये, है ना, यूरोप। और माउंट किलिमंजारो ये है अफ्रीका। ये ऐसे याद है, देख ऐसे याद कर सकते हैं इसको, किलिमंजारो, है ना, किलिमंजारो अफ्रीका है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, ठीक है। एल्ब्रुस, ऊ की मात्रा एल्ब्रुस, है ना, एल्ब्रुस ऊ, यूरोप ऊ, एल्ब्रुस ऊ, यूरोप ऊ। अब ये में से अमेरिका, में से में अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसमें चक्कर पड़ेगा बस, है ना, तो उत्तरी अमेरिका। और माउंट कोजिस्को ये ऑस्ट्रेलिया है, काफ़ी बड़ा नाम है, तो ये भी काफ़ी बड़ा ना, आधा पर्दा सही है, मात्रा आदि आदि है ना इनमें, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि भाई डी में 2 नहीं है, और अफ्रीका में किलिमंजारो है, ये है ना अपन को पता। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका में, है ना, माउंट किलिमंजारो अमेरिका, अमेरिका नहीं है यार, किलिमंजारो अफ्रीका है। डी में, जब डी में 3 है, डी में 4 है, डी में 4 ही नहीं है, यही है किलिमंजारो अफ्रीका ही है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं भैया। को जिसको है ना आधी मात्रा ज़्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया है ये, है ना, भारी भरकम नाम। में से अपन कर देंगे अमेरिका, में से में अमेरिका। एल्ब्रुस में ऊ की, तो यूरोप, है ना, यूरोप। किलिमंजारो अफ्रीका। बर्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रमश था। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रमश था। कॉन्स्टेंट 51.9, पता को नहीं कौन सा है, ना 16 है। नीलगिरी के शीतोष्ण वन, नीलगिरी के उष्णकटिबंधीय वन, कावेरी डेल्टा के दलदलीय वन, सह्याद्री की तलगट्टी पर घास का मैदान। 16 है, 16 है। निम्न किसने तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं तथा मानसून के मध्य संबंध स्थापित किया था? किसने तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं तथा मानसून के मध्य, हाँ ये कोटेश्वरम हो सकता है भाई, सुना सुना सा नाम लग रहा है, पी कोटेश्वरम। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं तथा मानसून के मध्य संबंध स्थापित किया? पी कोटेश्वरम। हेली तो नहीं है इसमें। परमाणु ऊर्जा परियोजना राज्य में स्थित सम्मिलित नहीं है, ना, जब पी कोटेश्वरम हो गया इसमें, और इसमें तो केगा तो कर्नाटक है, कैसे केगा, कैसे कर्नाटक है, ठीक है। जब काकरा पार,
है ना। नरोरा उत्तर प्रदेश सही है, नरोरा में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे। कल्पक्कम तमिलनाडु है। काकरापार, काकरापार देख, काकरा गुजरा, है ना, ये ऐसे याद कर रखा है अपने। पारे रात है, पारे रात है, पारे रात है, ठीक है ना। काकरा पार गुजरात, काकरा पार गुजरात, ठीक है। काकरा, काकरा रा से रा, गुजरात, ठीक। काकरा, काकरा से गुजरात, रा से रा, गुजरात। कल्पक्कम तमिलनाडु है, याद है ना, कल्पक्कम तमिलनाडु है। नरोरा में रहे, उत्तर प्रदेश है। केगा कर्नाटक है। निम्न में कौन सा दर्रा सिक्किम तथा भूटान के ठीक उत्तर में अवस्थित है? मतलब दर्रा सिक्किम, है ना, जैसे कि सिक्किम, तो सिक्किम, तो पहले ये बता, भूटान इधर आएगा ना, सिक्किम इधर आएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। जब अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम जब के ठीक उत्तर में अवस्थित है। पता को नहीं कौन सा है हम जाने। 25 मार्च 2024, 25 मार्च 2024 को वन अर्थ समिट किस शहर ने मेजबानी की थी? वन अर्थ समिट 25 मार्च 2024 को पेरिस। पता को नहीं भाई। प्रचंड झंझा किन पवनों के साथ संबंधित है? प्रचंड झंझा, पछुआ, हाँ ये पछुआ। मानसूनी पवन नहीं है, ध्रुवीय पवन नहीं है, व्यापारिक पवन है, हाँ यही है, पछुआ है, सही है। प्रचंड झंझा संबंधित है, पछुआ पवन है। और 25 मार्च 2024 को हुए वन अर्थ समिट किस शहर में ने मेजबानी की? रियो डी जनेरियो। इब तथा बन्ना क्रम से सहायक नदियां हैं। इब तथा वरना। निम्न में किसमें सबसे अधिक लवणता है? बाल्टिक सागर है ये तो, काला सागर कुछ नहीं है। आई समझ में? बाल्टिक सागर। काला सागर, बाल्टिक सागर या लाल सागर? लाल सागर नहीं, अपन तो बाल्टिक सागर कर रहे हैं भैया, होगा कुछ होगा तो। निम्न में से आईटी बीपीओ क्षेत्र में दूरसंचार विनियमों को हटाने के संदर्भ में नए संशोधन व सरलीकृत अन्य सेवा प्रदाता दिशा निर्देश जो 2020-21 में जारी किए में से कौन सा सही है? आईटी बीपीओ क्षेत्र में दूरसंचार विनियमों को हटाने के संदर्भ में नए संशोधित व सरलीकृत अन्य सेवा प्रदाता दिशा निर्देश जो 2021 में जारी किए में कौन सा सही है? पंजीकरण की आवश्यकता को हटाना, अन्य सेवा प्रदाता ओएसपी की परिभाषा को हटाना, बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटाना, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय अन्य सेवा प्रदाता ओएसपी के बीच अंतर को समाप्त करना। जब है ना, सुन मेरी बात, ये है ना कौन सा? निम्न में से आईटी और बीपीओ क्षेत्र में दूरसंचार विनियमों को हटाने के संदर्भ में नए संशोधित व सरलीकृत अन्य सेवा प्रदाता दिशा निर्देश जो 2020-21 में जारी किए गए थे में कौन सा सही है? तो मेरे को तो भाई यही लग रहा है, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय अन्य सेवा प्रदाता ओएसपी के बीच अंतर को समाप्त करना। जब डी अगर है, डी तो सबर में डी। बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटाना, अन्य सेवा प्रदाता ओएसपी की परिभाषा को हटाना, बैंक गारंटी की आवश्यकता ए तो कौन भाई, है ना। पंजीकरण तो जरूरी है यार। तो बीसीडी, भारत के बीसीडी सही है क्या? तो अन्य सेवा प्रदाता की परिभाषा को हटाना, बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटाना, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व
व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 1.6% से बढ़कर 2022 में 1.8% हो गई। विश्व व्यापार निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 1.66% से बढ़कर 2022 में 1.8% हो गई। व्यापारिक वस्तु आयातों के मामले में विश्व व्यापार में भारत की रैंक 2020 में 14वीं से बदलकर 2022 में 9वीं हो गई। वर्ष 2022 में भारत का सेवा निर्यात में 8वां व सेवा आयात में 7वां स्थान है। ए भी सेवा निर्यात में 8वां व सेवा निर्यात में 8वां एवं सेवा आयात में 7वां स्थान है। तीनों सही कर दें इसमें, चलो अपन तीनों ही सही कर देते हैं ना, तीनों ही सही है इसमें, लग रहा है मैं इसको। विश्व व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 1.6% से बढ़कर 1.8% हो गई, ये सत्य है। व्यापारिक वस्तु आयातों के मामले में विश्व व्यापार में भारत की रैंक 2020 में 14वीं से बढ़कर 2022 में 9वीं हो गई, है ना। 14वीं से 9वीं हो गई। 14वीं थी 2020 और 9वीं 2022, ठीक है। 2020 में 14वीं, 2020 में 14वीं और 2022 में 9वीं। 2020 में 14वीं और बदलकर 2022 में 9वीं हो गई। 1.6 2020 में, 2022 में 1.8। ये वो रिपोर्ट है ना जो सरकारी जो विभाग जो जारी करते हैं वहाँ से लिया गया है। ये आई बात समझ में, कोई किताबों में नहीं मिलेगा ये, ठीक। जब ये सही है। विश्व व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 1.6 से बढ़कर 2022 में 1.8% हो गई। व्यापारिक वस्तु आयातों के मामले में विश्व व्यापार में भारत की रैंक 2020 में 14वीं से बदलकर 2022 में 9वीं हो गई। वर्ष 2022 में भारत सेवा निर्यात में 8वां व सेवा आयात में 7वां, तीनों सही है। वित्तीय वर्ष 22 से 28 के बीच निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में पीएम मित्र पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा? पीएम मित्र पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पता नहीं भाई। 22 से 28 के बीच निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में पीएम मित्र पार्क नहीं किया जा रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से 2022-23 में विश्व में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। सिक्किम। विश्व में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा में त्रय है ना, तो अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? देख, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मेघालय की मिजोरम की आइजोल है। मिजो की आइजोल है। मेघालय की कौन सी है? तो मेघालय की, है ना, ठीक। सिक्किम। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र स्थापित किया? क्या शानदार क्वेश्चन है, देख तू। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 की बात है ना, जो पुरानी जो करंट होती है ना
वह वही आती है जो इम्पोर्टेंट हो, यानी कि उनका वेटेज अधिक है या फिर वो महत्वपूर्ण है, वही आती है पुरानी, 1-2 साल पुरानी, नहीं बाकी नहीं आती। ठीक है, जैसे कि ये बढ़िया है। अभी ये नगर नार इस्पात संयंत्र स्थापित किया, अंबिकापुर। पता नहीं अंबिकापुर है कि कहाँ है, लेकिन ये नगर नार इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, अक्टूबर 2023 की बात है, इस्पात संयंत्र की बात है। ये अंबिकापुर करें या फिर बस्तर करें, अंबिकापुर ही है शायद, ये है ना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शब्दावली प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक पक्ष नहीं है? निम्नलिखित में क्या वैश्वीकरण का एक पक्ष नहीं है? भू आर्थिक क्षेत्रों का उदय, है ना, और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की भूमिका में गिरावट, राष्ट्र राज्यों की प्रभुसत्ता का चरण। निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का एक पक्ष नहीं है? राष्ट्र राज्यों की प्रभुसत्ता का चरण और भू आर्थिक क्षेत्रों का उदय, ये है ना, ये का भी प्रभाव पड़ता है। अभिशासन व विप्रदेशीकरण, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की भूमिका में गिरावट। ये सही हो सकता है भाई, आंसर किया ये तब देखेंगे और अच्छी तरह से ना। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विषय केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं था? अकाल राहत, सीमा शुल्क, बंदरगाह, जनगणना एवं सांख्यिकी। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत कौन सा विषय केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं था? शायद ये नहीं था, अकाल राहत, सीमा शुल्क, बंदरगाह, शायद ये नहीं था। कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में किस धारा में किया गया है? लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का नाम जीती गई सीटों की संख्या युग्म सही सम्मिलित नहीं है? लोकसभा निर्वाचन आ गया भाई 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का नाम जीती गई सीटों की संख्या युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तेलुगु देशम, दमित्र मुनेत्र कंगड़म, जनता दल यूनाइटेड वारा, शिवसेना उद्धव बाला साहब। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि वैश्वीकरण की प्रगति से लोग अपनी मूल पहचान, भाषा एवं संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इससे छोटे देशों की संख्या में वृद्धि हो रही है? फ्रांसिस फुकुयामा, मिल्टन फ्रीडमैन, टेरी नार्डिन, जॉन नाइविस्ट। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों। पंचशील की संयुक्त घोषणा भारत ने किस देश के साथ की थी? की संयुक्त घोषणा भारत ने किस देश के साथ की थी? इंडोनेशिया तो नहीं है इसमें। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों पंचशील की संयुक्त घोषणा भारत ने किस देश के साथ की थी? हैं? चीन, मिस्र है नहीं, है ना, सोवियत गणराज्य है नहीं। अब इंडोनेशिया है शायद यार इसमें। और देख लेंगे पीछे। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान भारत ने निम्न में से कौन से वर्ष में प्रथम बार शांति सेना तैनात किया था? प्रथम बार शांति सेना को तैनात किया था 1962। भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों की संख्या थी? विधायी सूची, हाँ ये तो वही होगी 7वीं सूची, 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों की संख्या थी। भारत शासन अधिनियम।
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्न किस दिनांक से लागू किए गए? यार ये लाइब्रेरियन का पेपर एकदम धमाकेदार आता है, कतई झंझनात आता है। जितनी भी एग्ज़ाम हुई है ना इसकी। 26 नवंबर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नलिखित किस दिनांक से लागू किए गए? हाँ ये तो सही है, घुमा के दिया है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नलिखित किस दिनांक से लागू किए गए? ये वो नहीं है तू सोच रहा हो कि संविधान लागू किया गया। आई बात समझ में? ये अलग की कह रहा है। और है नहीं, ये पढ़ा भी था अपन ने, एनसीईआरटी में है शायद, कि भाई ये जो लागू हुआ है ना इससे पहले और भी लागू हो चुका है ये नागरिकता संबंधी। तो ये शायद है ना नवंबर 14 नवंबर को हो चुका शायद ये। हाँ ये आना चाहिए भाई, जोर का क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध, लेकिन ये बात संवैधानिक की कर रहा है। नहीं ऐसे नहीं है कि भाई, हाँ तो सही तो है 26 नवंबर 1949। फिर 26 जनवरी 1950। हाँ तो कुछ यही आएगा कुछ, 26 नवंबर। फिर इसके बाद में 26 जनवरी 1950। हाँ ये सही है शायद 26 नवंबर। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण, साबित कदाचार, साबित अक्षमता, भ्रष्ट आचरण। संविधान का अतिक्रमण, साबित कदाचार कर दें इसमें। पता को नहीं भाई, कहाँ ही कराया हमें यार। किसके आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? कदाचार के हिसाब से ही तो हटाते हैं उसको। हाँ कदाचार, साबित कदाचार आएगा इसमें। आई बात समझ में? जब अगर विधेयक पारित हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में और कह देते हैं कि हाँ भाई वो पारित है और वो प्रक्रिया हो जाती है और वो साबित हो जाता है, तब वो साबित कदाचार आएगा। संविधान का अतिक्रमण ये गुमराह कर रहा है अपन को, है ना, साबित कदाचार। भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंत स्थापित किया गया? भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंत स्थापित? हाँ 42 सही है, प्रभुता और अखंडता। हाँ 42 सही है, सही है 42। शब्दावली देश की रक्षा करे और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करें का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 क है, 51 क है। घ कै तो आएगा नहीं है ना, खे भी नहीं आएगा, कै खे कै खे। हाँ ये हो सकता है भाई, 51 कै खे। 51 कै खे। भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? प्रांतीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से प्रांतीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। प्रांतीय संविधान समिति।
यहाँ पर ये करें 4। तमिलनाडु के राजनीतिक दल डीएमके को किस वर्ष विभाजित कर एआईडीएमके बनाया गया था? व्यक्तिगत मापन का विषय आत्मबोध परीक्षण टीएटी है। व्यक्तिपरक तकनीकी प्रक्षेपण तकनीक है ये टीएटी। सही है, ये सही है ना। प्रक्षेपण तकनीक है टीएटी। विषय आत्मबोधन परीक्षण टीएटी की बात है ना। व्यक्तिगत मापन का विषय आत्मबोधन परीक्षण। ये रही ना पूरी डिटेल से। थीमेटिक एस्पिरेंट टेस्ट आई बात समझ में, जब टीएटी को जानते हैं, जब टीएटी प्रक्षेपित तकनीक है, आई समझ में प्रक्षेपण तकनीक, तो यही है इसमें प्रक्षेपण तकनीक। आई समझ में, आत्मबोधन वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। टीएटी की इंग्लिश देख, थीमेटिक एस्पिरेंट टेस्ट है। आई समझ में, प्रक्षेपण तकनीक है। सही है, एक है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है? अशाब्दिक। निम्नलिखित में कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? शाब्दिक और अशाब्दिक के, जब अशाब्दिक की बात कर रहा है। आर्मी अल्फा परीक्षण, पीटर पेंटरसन स्केल, कॉस ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, रेमन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण सही है, तो आर्मी अल्फा परीक्षण, पीटर पेटरसन स्केल, कोहस ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बल अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहा जाता है सतत पुनर्बलन अनुसूची, निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, आंशिक परिवर्तन ये नहीं है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बल अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बल मिलता है उसे ये सतत है। सतत पहले भी क्वेश्चन इस प्रकार का आ चुका था, उसमें अपन ने ये किया था, गलत था वो अपना। सतत। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जब है ना, यहाँ तो तू कॉल सीखने का है और यहाँ पर ये पीएल आयोग है। कॉल सीखने का है, यहाँ पर ये तो दोनों है नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यहाँ तो कॉल सीखने का, यहाँ पीएल है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में किस घटक में सीखने के सिद्धांत, स्मृति, विस्मृति, संप्रत्यय निर्माण यानी कि कॉन्सेप्ट तथा समस्या समाधान आदि प्रकरण सम्मिलित किए जाते हैं? अध्यापक, सीखने से संबंधित परिस्थितियां, सीखने संबंधित सीखने की प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से किस घटक में सीखने के सिद्धांत, स्मृति, विस्मृति, संप्रत्यय निर्माण तथा समस्या समाधान आदि प्रकरण सम्मिलित किए जाते हैं? किस घटक में? द लर्निंग प्रोसेस, जब ये अनुभव तो आएगा नहीं। सीखने से संबंधित परिस्थितियाँ, सिचुएशनल, सीखने की प्रक्रिया। यहाँ में कहीं है सीखने से संबंधित परिस्थितियाँ, अनुभव नहीं आएगा, अध्यापक नहीं आएगा, सीखने की प्रक्रिया।
समस्या समाधान भी तो आ रहा है इसमें, सीखने के सिद्धांत कहाँ ही पता भाई। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए? धीमी गति से सीखने वाले, सही है यह तो। विशेष चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए? यार देख, ये नहीं है और ये नहीं है। अब संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की जानी चाहिए। धीमी गति से सीखने वाले नहीं यार, ये आना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बालक, है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। है ना, या तो 3 है या 4 है, 3 भी हो सकता है इसमें। यहाँ पर 4 ही है, धीमी गति से सीखने वाले। फॉर द एजुकेशन विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ चिल्ड्रन अचीवमेंट प्रोग्राम प्लानिंग सॉल्व बाय इम्प्लीमेंट अचीवमेंट प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है ना, अचीवमेंट प्रोग्राम प्लानिंग, अचीवमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ which of the following type of children achievement program planning served by employment, संवर्धित कार्यक्रम योजना। 4 मिनेसोटा देशिक संबंध परीक्षण क्या मापता है? मिनेसोटा अभिरुचि, अभिप्रति, आत्मसंप्रदा, अभिक्षमता। मिनेसोटा देशिक संबंध संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरणा एवं संवेगों को समझता है तथा उनकी पर्याप्त पहचान करता है कहलाता है। परानुभूति नहीं आएगा ये। संबंधों को संचालित करना, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति। संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरण व संवेगों को समझता है, उनकी पर्याप्त पहचान करता है, परानुभूति। सहभागिता एवं सहयोग संबंधों को संचालित करना, आत्म अभिप्रेरण, परानुभूति, सही है, परानुभूति है ये। आई बात समझ में। और मिनेसोटा धीमी गति से सीखने वाले। अधिगम के रचनात्मकवादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमा जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है कहलाता है। अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान यानी कि मॉडल जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है कहलाता है। अवधारणात्मक मानचित्रण, फौरी प्रतिमान। कॉन्सेप्ट मैपिंग, यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोमिक मॉडल, ये सही है इसका, ये विचार मंथन प्रतिमान। निम्न में कौन से कथन सही है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना पसंद करते हैं। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति वो कार्य अधिक करते हैं जिसके आधार पर उनकी तुलना अन्य व्यक्तियों के साथ की जा सके। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर को ऊंचे रखते हैं। सी है इसमें बस, हाँ तो सही है ये सी। निम्न में कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक का उदाहरण है? भूख प्यास, भूख।
कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? कोहलबर्ग ने नैतिक दिया था। नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? पूर्व नैतिक स्तर। नैतिक तो नैतिक ही करेंगे, है ना। पूर्व नैतिक स्तर। E.L. थांडाई के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है? स्थानीय भाषाई संगीत, अमूर्त बुद्धि। E.L. थांडाई के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है? अमूर्त बुद्धि। एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती है? विश्वास बनाम अविश्वास एवं पहल बनाम गुलानी। पहल बनाम गुलानी और एवं परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता एवं पहचान बनाम भूमिका संक्रांति। विश्वास बनाम अविश्वास एवं परिश्रम बनाम हीनता। विश्वास रुक। एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम लज्जा से, है ना। विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम ग्लानि। निम्न में से कौन सी विशेषता अभिवृत्ति के अर्थ के संबंध में सही नहीं है? अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है। अभिवृत्ति का अभिवृत्ति एटीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, ये नहीं है। अभिवृत्ति व्यक्तिगत होती है। अभिवृत्ति की प्रकृति वातावरणजन्य होती है। अभिवृत्ति के विकास में संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिवृत्ति मतलब एप्टीट्यूड व एटीट्यूड। अभिवृत्ति व्यक्तिगत होती है। अभिवृत्ति की प्रकृति वातावरण जन्य होती है। अभिवृत्ति के विकास में संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सकारात्मक हो। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है, उसे कहा जाता है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण सही है। एक मिनट रुक जा, समायोजन की बात कर रहा है ना ये। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, है ना। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? पियाजे ने। एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है, उसे कहा जाता है प्रोग्रेस इन विच ए चाइल्ड ट्रांसफॉर्म एंड मॉडिफाइज ही स्कीमा टू मेक ए सीन ऑफ एक्सपीरियंस इज ए चाइल्ड अकोमोडेशन एसिमुलेशन। समायोजन तो अलग चीज आएगी यार, आत्मसात्करण नहीं आएगा क्या इसमें? एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है, उसे कहा जाता है। चल एक ही कर रहे हैं अपन इसमें, है ना। जब पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है या उसे कमजोर करता है तो उसे कहा जाता है, ये तो ऋणात्मक अंतर है। स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति है? स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी चोला का रोष परिणाम है ना। कौन सी रक्षा युक्ति है? दमन तो आएगा ही नहीं है। जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो प्रक्षेपण, यानी उसके ऊपर कर रहे हैं अपन। जैसे कि चोला का रोष परिणाम उतारना, या फिर कि अगर साइकिल से वो लौट लें, है ना। अब जैसे कि दौड़ में सफल नहीं हो सके कि भाई ये साइकिल ही खराब थी, तो वो क्या है? तादात्म्य नहीं, प्रक्षेपण है।
प्रक्षेपण होना चाहिए। दमन तो अलग चीज़ है। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सामूहिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिकता का अभाव होता है कहलाता है अंतर्मुखी, उभयमुखी, मनोविकृत व्यक्तित्व, स्नायु विकृत व्यक्तित्व। 1 मिनट रुक। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सामवेगिक नियंत्रण कम होता है, सामवेगिक कम की बात कर रहा है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिकता का अभाव होता है। सामवेगिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है, सामाजिकता का अभाव होता है। स्नायु विकृत 2 या 4 है। व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के हैं। अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा कर सकता है? व्यक्ति की विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने, अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा कर सकता है? बुद्धि परीक्षण, संचित अभिलेख परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तीनों, बुद्धि परीक्षण, संचित अभिलेख पत्र, उपलब्धि। हाँ सही है, ABC। ये पेपर था भाई। अब आंसर की आएगी ना तब इसको और देखेंगे भाई, देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें अपन श्योर नहीं है उन पे और पेपर खूब है। ठीक है, आज ही परीक्षा लगी है इसकी 16/2/25। बढ़िया पेपर है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, इसकी आंसर की आएगी ना तब और देखेंगे इसको दोबारा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।